हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन ने युग्मक जनन की प्रक्रिया पढ़ ली थी। ठीक है, युग्मक जनन में हमने शुक्र जनन और अंड जनन पढ़ा था, यानी शुक्राणु निर्माण और अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया देखी थी। ठीक है, अब शुक्राणु बना लिए, अंडाणु बना लिए, तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों का संलयन या जुड़ना क्या कहलाएगा? निषेचन। ठीक है, तो आज हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है निषेचन किसे कहते हैं। तो युग्मकों का संलयन क्या कहलाएगा? निषेचन। ठीक है, निषेचन है, निषेचन में दो प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो युग्मक हैं ये कैसे होते हैं? अगुणित, यानी शुक्राणु भी अगुणित है और अंडाणु भी अगुणित है। तो दो अगुणित युग्मक आपस में जब संलयित होंगे तो क्या बढ़ेगा? जाइगोट बढ़ेगा, युग्मनज बढ़ता है। और वो युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणीय। ठीक है, तो दो अगुणित युग्मकों के संलयन से द्विगुणित जाइगोट बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें निषेचन। निषेचन में कौन भाग लेते हैं? युग्मक। निषेचन में युग्मक भाग लेते हैं। अब ये जो युग्मक है ये युग्मक दो प्रकार के होते हैं। युग्मक कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक तो नर युग्मक और एक होगा मादा युग्मक। ठीक है, अब आपको पता है नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। नर युग्मक क्या होगा? शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु कैसा है? अगुणित है और अंडाणु भी कैसा है? अगुणित। ठीक है, पहली बात समझ में आई। निषेचन, निषेचन में कौन भाग लेते हैं? युग्मक भाग लेते हैं। अब ये जो युग्मक है ये दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। ठीक है, शुक्राणु भी अगुणित है और अंडाणु भी अगुणित है। तो देखो निषेचन किसको बोलेंगे? जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या होंगे? संलयित। ठीक है, आपस में क्या होंगे? संलयित होंगे या जुड़ेंगे। जुड़ेंगे, दो अगुणित युग्मक जुड़ेंगे तो एक क्या बनेगी? द्विगुणित संरचना बनेगी, जिसको क्या बोलते हैं? जाइगोट या युग्मनज। ठीक है, ये जाइगोट या युग्मनज है, ये कैसा होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होगा? द्विगुणित। ठीक है, तो देखो निषेचन किसको बोलेंगे? शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से, या ऐसे बोल दो कि अगुणित शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्लियर बात? ठीक है, ये तो बात किसकी हो गई? निषेचन की परिभाषा। ठीक है, अब देखो ये जो शुक्राणु है ये क्या है? शुक्राणु। ठीक है, और ये क्या है? अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु दोनों के अंदर क्या होता है? वही केंद्रक। ठीक है, कोशिका द्रव्य होता है
और केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र। केंद्रक में क्या मिलते हैं, गुणसूत्र मिलते हैं। ठीक है, तो देखो शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों का संलयन होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों का संलयन होता है तो उन्हें कैरियोगेमी कहते हैं। तो ध्यान रखना, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी किसको बोलेंगे, शुक्राणु व अंडाणु के केंद्रकों का संलयन। केंद्रकों का संलयन, यहां पर शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक को प्राकेंद्रक कहते हैं। तो ध्यान रखना, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी किसको बोलेंगे, शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों के संलयन को क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। ठीक है, एक दूसरा शब्द ध्यान रखना, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, इस एम्फीमिक्सिस को हिंदी में बोलते हैं उभय मिश्रण। एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण। एम्फीमिक्सिस किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखना, शुक्राणु व अंडाणु के गुणसूत्रों के संलयन को गुणसूत्रों के संलयन क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना। कैरियोगेमी किसको बोलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों के संलयन को क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। और एम्फीमिक्सिस किसे बोलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के गुणसूत्रों के संलयन को क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। ठीक है, फिर एक शब्द और ध्यान रखना, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, तो प्लाज्मोगेमी किसको बोलेंगे, ध्यान रखना, शुक्राणु और अंडाणु के कोशिका द्रव्य के संलयन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी, यानी युग्मकों के कोशिका द्रव्य संलयन को युग्मकों के कोशिका द्रव्य के संलयन को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। या ऐसे बोल दो कि शुक्राणु और अंडाणु के कोशिका द्रव्य के संलयन को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो हमने निषेचन की परिभाषा देखी और निषेचन के अलावा ये तीन शब्द देखे, कैरियोगेमी, एम्फीमिक्सिस और प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अब निषेचन के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार। ठीक है, तो देखो निषेचन के प्रकार यानी निषेचन कहां होगा
शरीर के अंदर होगा या शरीर के बाहर होगा। तो निषेचन स्थल के आधार पर दो प्रकार का होता है। ठीक है, निषेचन स्थल के आधार पर दो प्रकार का। ठीक है, अब देखो निषेचन स्थल के आधार पर दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो नंबर एक आपको याद रखना है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, तो सबसे पहले हम बात करें बाह्य निषेचन की। ये बाह्य निषेचन क्या है? ये बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? तो देखो, युग्मकों का संलयन। युग्मक जान गए आप क्या? शुक्राणु और अंडाणु। तो जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। क्लियर बात? जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन बोल दो या युग्मकों का संलयन, तो जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर से बाहर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। और ये जो बाह्य निषेचन है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इसमें माध्यम का काम कौन करता है? जल। यानी जो बाह्य निषेचन है ये कहाँ संपन्न होता है? मुख्य रूप से जल में संपन्न होता है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन किसको बोलेंगे? जब युग्मकों का संलयन, जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर से बाहर, मादा के शरीर से बाहर जल में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। क्लियर बात? युग्मकों का संलयन मादा के शरीर से बाहर यानी कहां पर? जल में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। ठीक है, अब ये बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है? तो सामान्य सी बात है, बाह्य निषेचन उनमें मिलेगा जो अपने अंडे जल में देते हैं। ठीक है, बाह्य निषेचन मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? ऐसे जीव या प्राणी जो अपने अंडे जल में त्यागते हैं उनमें कौन सा निषेचन देखने को मिलेगा? बाह्य निषेचन। ठीक है, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना इसकी। उभयचारी, उभयचारी जैसे मेंढक। तो उभयचारी या मेंढक में कौन सा निषेचन पाया जाता है? बाह्य निषेचन। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना अधिकांश मछलियां, अधिकांश मछलियां और अधिकांश जो एकशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें भी बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन में आपको क्या ध्यान रखना है? बाह्य निषेचन में युग्मकों का संलयन मादा के शरीर से बाहर होता है। और उदाहरण क्या याद रखने आपको? उभयचारी और अधिकांश मछलियां। ठीक है, अब यहां पर एक नोट लिख रहा हूं मैं, नोट को ध्यान से सुनना। नोट, नोट में क्या याद रखना आपको? केंचुआ, एकमात्र तलीय प्राणी है। केंचुआ एकमात्र तलीय प्राणी है
जिसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, जिसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। ठीक है, देखो हमने क्या देखा था कि बाह्य निषेचन मुख्य रूप से किसमें मिलेगा, जलीय प्राणियों में। ठीक है, लेकिन केंचुआ कहां पाया जाता है, जमीन पर, थल पर पाया जाता है। तो केंचुआ थल पर पाया जाता है, लेकिन उसमें निषेचन कैसा होगा, बाह्य। यानी इसमें केंचुए को निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो ये नोट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केंचुआ एकमात्र थलीय प्राणी है जिसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। क्लियर बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा प्रकार, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आंतरिक निषेचन किसको बोलेंगे, तो आप इससे समझ गए होंगे कि बाह्य निषेचन कहां हो रहा है, मादा के शरीर से बाहर हो रहा है। तो आंतरिक निषेचन कहां होगा, मादा के शरीर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। ठीक है, और ध्यान रखना, आंतरिक निषेचन। और ध्यान रखना, ये जो आंतरिक निषेचन है, ये आंतरिक निषेचन कहां होता है, तो मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में होता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन कहां होगा, फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में होता है। जब मादा जनन तंत्र का डायग्राम मैंने आपको समझाया था, उस समय आपको बताया था फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं। ठीक है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। उनमें से निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में। ठीक है, क्लियर बात। अब इसके उदाहरण देखें। ठीक है, उदाहरणों में क्या क्या ध्यान रखना आपको, सरीसर, पक्षी और स्तनधारी। सरीसर, पक्षी और स्तनधारियों में कौन सा निषेचन मिलेगा, आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन कहां होता है, फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में होता है। क्लियर बात। ये हो गए निषेचन के 2 प्रकार। तो हमने बाह्य निषेचन देखा और आंतरिक निषेचन देखा। ठीक है, इसके बाद हम निषेचन की क्रियाविधि या निषेचन के पदों की बात करें। ठीक है, अब निषेचन की जो क्रियाविधि है या निषेचन के पद है, ये 4-5 पद हैं,
यानी निषेचन 4 से 5 पदों में पूरा होता है, जिनकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। हाँ, एक चीज और देखो, इससे पहले हम बात करते हैं वीर्य सेचन। वीर्य सेचन और एक होता है कृत्रिम वीर्य सेचन। ठीक है, वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वीर्य सेचन को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। ठीक है, और कृत्रिम वीर्य सेचन को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो देखो इंसेमिनेशन किसको बोलेंगे? तो नर के पेनिस द्वारा, नर के पेनिस द्वारा शुक्राणु को मादा की योनि में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन। तो इसमें ध्यान रखना, नर के पेनिस द्वारा शुक्राणु को मादा योनि में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इंसेमिनेशन। ठीक है बच्चों, तो नर क्या करता है? मैथुन क्रिया के द्वारा पेनिस के द्वारा शुक्राणु को मादा की योनि में स्थानांतरित करता है। इस प्रक्रिया को इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है? पहले शुक्राणु को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, नर के द्वारा शुक्राणु होते हैं, उनको एकत्रित करते हैं और फिर उनका संग्रह करते हैं, और संग्रह करने के बाद इनको कृत्रिम रूप से मादा के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सबसे पहले क्या करेंगे? शुक्राणु को एकत्रित करेंगे, फिर शुक्राणु का संग्रह करेंगे, और संग्रह करने के बाद क्या करते हैं? इन शुक्राणु को इंजेक्शन के द्वारा मादा के गर्भाशय में या योनि में स्थानांतरित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, और ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये मुख्य रूप से पशुओं में किया जाता है। मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? ये पशुओं में किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।